नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी, जिन्हें पप्पू कहा जाता था और ख़ासतौर पर बीजेपी कायदीन और आरएसएस कायदीन उन्हें पप्पू कहकर पुकारते थे, उनका मज़ाक उड़ाया करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने इंतखाबी नताइज 2024 के बाद बीजेपी के कायदीन को और बीजेपी को और आरएसएस को मजाक का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से आप देखें कि आज पार्लियामेंट में जिस अंदाज में राहुल गांधी ने लद्दाख, मैं समझता हूं कि वो एक तारीखी तकरीर रही और उस तकरीर ने ऐसा एक माहौल पैदा कर दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन पर एक खौफ तारी हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में हकीकी तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कायद अपोजिशन का रोल अदा करते हुए, किरदार अदा करते हुए ये भी बता दिया कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक सेक्युलर मुल्क है, एक गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदगी करने वाला मुल्क है और वहदत में कसरत की बेहतरीन मिसाल है। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम यानी जितने बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले ये हैं वो मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन जो फ़िक़ा परस्त हैं वो उस मोहब्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, नफ़रत फैलाना चाहते हैं और उन नफ़रत फैलाने वालों में बीजेपी और आरएसएस सर-ए-फ़हरिस्त है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या कोई और बीजेपी कायदीन हो, वो तमाम के तमाम नफ़रत फैला रहे हैं और अदावत फैला रहे हैं, जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आज इस कदर सेहतमंद जमहूरियत पार्लियामेंट में नजर आई कि राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में आयत कुरानी का हवाला दिया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक का हवाला देते हुए कहा कि पीस बी अपॉन हिम। आप पर उसने इस तरह की यानी एहतरामन जिस अंदाज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया राहुल गांधी ने, ऐसा लगता है कि उन्होंने सारे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुमालिक जितने लोग उन्हें सुन रहे थे और उन्होंने जब कुरान के सूरह ताहा की 46वीं आयत का हवाला दिया और आपको बता दूं कि उन्होंने तर्जुमा भी किया और बता दूं उस तर्जुमे में यह है कि तुम डरो नहीं, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह आज पार्लियामेंट में आयत कुरानी राहुल गांधी ने सुनाई और मोदी से लेकर तमाम जो सरकारी बेंचेस है उन्हें हैरान करके रख दिया। और उन्होंने आपको बता दूं कि हवाला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दिया और शायद वो ला तहज़ुन इन्नल्लाह माना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दुश्मनों के खौफ की वजह से देख रहे थे, बार बार पलट कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तहज़ुन इन्नल्लाह माना, खौफ ना करो अल्लाह हमारे साथ है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि राहुल गांधी ने आज इस आयत का हवाला दिया और हदीस का भी हवाला दिया, लेकिन हदीस उन्होंने नहीं पढ़ी, मैंने आपको सुनाई है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि नईम मुजाहिद हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, वो चलते हैं और नईम मुजाहिद से सवाल करते हैं कि क्या आज का जो राहुल नजर आया वो कल का राहुल था? देखिए, गुज़िश्ता 10 साल से पार्लियामेंट की जो कार्रवाई थी वो एक तरफा हुआ करती थी। हाँ, पार्लियामेंट में जो भी कांग्रेस को अभी तक 10 साल तक अपोजिशन का ओहदा नहीं दिया गया था। जी जी। इस मरतबा कांग्रेस के 100 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हो गए हैं, तो कांग्रेस को ऑफिशियली तौर पर अपोजिशन का लीडर का ओहदा दिया गया है, जिस पर कांग्रेसियों की ख्वाहिश पर राहुल गांधी ने ये ओहदा कबूल किया है। अब गुज़िश्ता 10 साल में देखें, पार्लियामेंट की कार्रवाई एक तरफा हुआ करती थी, मोदी इसको हाईजैक कर देते थे जी जी। और बीजेपी के दूसरे मरकजी वज़रा या कायदीन नारेबाजी करते थे। इस तरह से शोर व गुल किया जाता था कि पूरे पार्लियामेंट पे वो हावी हुआ करते थे। लेकिन बहसीत अपोजिशन कायद राहुल गांधी ने आज जिस ढटाई से मुजाहरा किया है, जिस दलाइल के साथ अवामी मसाइल को पेश किए हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी काफ़ी दिनों के बाद एक नई तारीख पार्लियामेंट में देखने को मिली, एक नई तवानाई नजर आई, एक नई तवानाई नजर आई। और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं कांग्रेस को या फिर इंडिया इत्तेहाद पे भरोसा करते थे, कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद पर अब एतमाद का इजहार किया था, वोट दिया था, उन्हें आज ये लगने लगा है पार्लियामेंट में कि चलो इंडिया इत्तेहाद को इख्तियार तो हासिल नहीं हुआ,
लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अपोजिशन क़यादत का रोल निभाया है वो उनकी उनके ख्वाहिशात की तकमील की। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक राहुल गांधी का आज के खिताब का सवाल था, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पार्लियामेंट में एक यानी सन्नाटा पैदा कर दिया, एक खौफ और दहशत पैदा कर दिया सरकारी बेंचेस पर। और आपको ये बता दूं कि उन्होंने वाज़े तौर पर बबांग दहल ये चैलेंज करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह को और बीजेपी कायदीन को, आरएसएस को कि आप लोग हकीकी हिंदू, सच्चे हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोगों का काम यही है कि 24 घंटे आप नफरत फैला रहे हैं, अदावत फैला रहे हैं लोगों के दरमियान। आप यानी ब्रीच जो है उसे ख़त्म करना, यानी खलीज को ख़त्म करने की बजाय आप लोगों को तोड़ रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और राहुल गांधी ने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लताड़ते हुए उन्होंने कहा कि नीट एक कारोबार बन गया है और एक उससे पैसा कमाया जा रहा है और बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आपको बता दूं कि हिंदुओं की नुमाइंदगी कर दी पार्लियामेंट में, आज मुसलमानों की नुमाइंदगी उन्होंने की, सिखों की नुमाइंदगी की, ईसाइयों की नुमाइंदगी की, यानी तमाम मज़ाहिब का उन्होंने नाम लिया। और उनके जो कोड्स होते हैं कुरान मजीद के, आप देखें आयत, मैंने बताया कि 20वें जो सूरा है सूरह ताहा, वो पढ़कर उन्होंने 46वीं आयत उसकी सुनाई और कहा कि हर मजहब में डर का खिलाफ आपको बताया गया है कि डरो मत, अल्लाह है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज उन्होंने एक तारीख रकम कर दी है, एक तारीख बनाई है। और मैं समझता हूँ कि एक सेहतमंदाना जमहूरियत के लिए इस तरह की तकारीर और हुकूमतों को ललकारना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में नीट के इम्तिहान के खिलाफ तलबा एहतजाज कर रहे हैं। जी जी। मैं समझता हूँ 12 से 15 बच्चे खुदकशी भी कर चुके हैं। जी जी। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अनानियत को छोड़ के बच्चों की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। अगर पूरे हिंदुस्तान में ये डिमांड किया जा रहा है कि नीट को मनसूख किया जाए तो फौरी मनसूख करना चाहिए, लेकिन 3 तलाक के एक एहतजाज पर कानून बना दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि 15 दिन 20 दिन से नीट के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इस पर तवज्जो नहीं। 4 जून से हो रहे हैं साहब। जी जी। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने तवज्जो नहीं दी। तो सोचने वाली बात यह है, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप वो कर जाते हैं, चाहे किसी के जज्बात की ठेस पहुँचो, किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचो, उसकी भी आप फिक्र नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने बताया कि 4 जून से पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरजनिश की है, उसके बावजूद भी हुकूमत उस मसले पर डटी हुई है। पता नहीं क्यों इस तरह का मुजाहरा किया जा रहा है, आवाम की ख्वाहिशात की क्यों पूरा करने की कोशिश नहीं की जा रही। यही कोशिश किसानों के एहतजाज के दौरान करने की कोशिश की गई, लेकिन किसान डटे रहे। उन्होंने 700 किसानों की अमवात के बाद मरकज़ी हुकूमत को जब होश आया, उन्होंने वो कानून से दस्तबरदारी अख्तियार की। अब मुझे ऐसा लगता है शायद तलबा की कुर्बानियाँ चाहती है, इसलिए इस पर खामोशी अख्तियार की गई है। राहुल गांधी की जो थी अग्निवीर, जी हाँ, उसके बारे में भी उन्होंने बात की, मुख्तलिफ इशूज़ पे उन्होंने बात की है, नीट के पर बात की है, मुख्तलिफ समाजी तबक़ात के मसाइल के ऊपर उन्होंने बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर वज़ीर आज़म इसका जवाब दे रहे हैं तो वो सिर्फ तामीरी जवाब होना चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए, बल्कि तामीरी जवाब देते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के आवाम को मैसेज पहुँचेगा, बेहतर मैसेज पहुँचेगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक नीट का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 जून लोकसभा इंतखाबात के नताइज का दिन है और उसी दिन ये नतीजा जारी कर दिया गया। हालांकि आप देखेंगे नीट जब से शुरू हुआ है उस वक्त से आप देखेंगे कि तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि नतीजे का ऐलान इस तारीख को किया जाएगा और उसी तारीख को ऐलान किया जाता है। 14 जून को नताइज का ऐलान होने वाला था नीट का, लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी की शर्मनाक शिकस्त हो रही थी और बीजेपी 240 तक महदूद हो गई अपने बलबूते पर। वो 272 का जो जादुई निशाना होता है वो पूरा नहीं कर सकी। तो ऐसे में हो सकता है कि अवाम की तवज्जो हटाने के लिए 4 जून को नीट का ऐलान कर दिया जाता है। और शर्म की बात यह है कि नीट की तारीख में पहली मरतबा 67 तलबा यानी उम्मीदवार जो हैं वो 720 में से 720 मार्क्स हासिल करते हैं, जबकि ये एग्ज़ाम इतना सख्त होता है, इतना कड़ी आजमाइश होती है उम्मीदवारों की कि वो 1 या 2 स्टूडेंट होते हैं जो 720 तक पहुँचते हैं। नेगेटिव मार्क्स होते हैं। इसी वजह से 720 मार्क्स से 1 या 2 बच्चे लेते हैं, लेकिन यहाँ 67 बच्चे लेते हैं। और आपको यही बता दूं कि हरियाणा के एक मरकज़ में, जिसके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी लीडर के रिश्तेदार का वो मरकज़ स्कूल था, वहाँ पर 6 या 7 उम्मीदवारों ने 720 मार्क्स हासिल किए। तो अब अंदाजा कीजिए कि बाद में आप नीट का एग्जाम होता है, रीटेस्ट होता है, कितने बच्चों का
1563 बच्चों का, उसमें से आप देखेंगे कि 800 चिल्लर बच्चे वहां शरीक होते हैं, बाकी 48% गैर हाजिर रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जब तुलबा बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, तो मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बच्चों के जज्बात का ख्याल रखें, एहतराम करें। दोबारा इम्तिहान को मनसूख करते हुए दोबारा ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे पहली बार नहीं किया जा रहा है कि मनसूख नहीं हुआ है। माजी में भी कई इम्तिहान मनसूख हुए हैं, दोबारा इम्तिहान मुनक़िद किए गए हैं, लेकिन जो ज़िद लेके बैठी गई, पहले ये कहा गया कि वज़ीर तालीम जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जैसा ही बाद में गिरफ्तारियाँ अमल में आई, उन्होंने आके कहा कि हमने जल्दबाजी में ये बात कह दी, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि CBI को ये केस सौंप दिया गया है, लेकिन जहाँ माशी मामला सामने आता है वहाँ पर ED को मदाखलत करनी चाहिए। जी हाँ जी। लेकिन ED को खामोश बिठा दिया गया है। ऐसा लगता है कि ED को आराम देते हुए अपोजिशन जमातों के घरों पे धावे करने के लिए उनकी जो ताकत है उसको महफूज रखा गया है। नहीं, मेरे साहब एक बात बताइए, जब भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की जाती है और उन्हें बहुत बुरा लगता है तो वो फ़ौरन अपनी बात बदल देते हैं और जो उन पर तनकीद करते हैं उन पर इल्ज़ामात की बारिश शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे, माजी में शक्ति की बात की थी, सिर्फ शक्ति की बात की थी राहुल गांधी ने, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ी मक्कारी के साथ, मक्कारी, होशियारी नहीं कहूँगा बल्कि इसे मक्कारी कहूँगा, मक्कारी के साथ उसे नारी शक्ति से जोड़ दिया। जबकि नारी शक्ति के मामले में वज़ीर आज़म जिस तरह बदनाम है सारी दुनिया जानती है। बिल्किस बानो का केस छोड़ दीजिए, ज़किया जाफरी का केस छोड़ दीजिए, गुजरात की एक खातून है आज भी तड़प रही है। तो कहने का मतलब ये है कि नारी शक्ति के बारे में वज़ीर आज़म को बोलने का कोई हक नहीं है। उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म ने कहा कि राहुल ने नारी शक्ति की तौहीन की है, और अब ये कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हो या फिर RSS हो, ये नफरत का सौदागर हैं, ये नफरत बांटते हैं, लोगों को मजहबी खतूत पर तकसीम करते हैं और तशद्दुद की तालीम देते हैं। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मरतबा तिल मिलाकर अपनी सीट से उठ पड़े और कहने लगे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं की तौहीन की है, राजनाथ सिंह ने यह बात की है, अमित शाह ने यह बात की है, तो हिंदुओं की तौहीन कहाँ हुई बात? उन्होंने ये कहा है कि आप सच्चे हिंदू नहीं है। सच्चा हिंदू तो इंसानों से मोहब्बत करने वाला होता है। सच्चा हिंदू अगर तुम्हें देखना हो तो गांधी जी को देखो, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, और जब वो मर रहे थे, शहीद हो रहे थे, तो उनके लफ्ज जो जबान पर था, हे राम था। तो जो राम वाले होते हैं वो अदम तशद्दुद के हामिल होते हैं। देखो, जब जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता ना, हाँ, तो अटेंशन डाइवर्शन जो बोलते हैं ना, तवज्जो हटाने की गैंग है ये, जो गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं दूसरों को, उसके गैंग के सरबराह है। हाँ, और चोरी सीनाजोरी जी, हाँ, जो बोलते हैं ना, ये वो हरकत है। जी, जी। आप, मैंने देखा, शक्ति की बात आपने की थी, मैं भी उस इशू पे नजर रखा हुआ था। मैं समझता था राहुल गांधी वोटिंग मशीन में जो धांधलियां हो रही हैं उसकी बात की थी, तो लेकिन उसको उन्होंने नारी शक्ति से जोड़ दिया। हाँ। लेकिन आप देखेंगे कि नारी शक्ति उन पर कितनी भारी पड़ी। जी सही कहा है आपने जी। तो कहना मतलब आप लोगों को एक मरतबा बेवकूफ़ बना सकते हैं, जी। अपनी बातों से 2 मरतबा बेवकूफ़ बना सकते हैं, बार बार नहीं बना सकते। 2024 के इलेक्शन में इसका पता चल गया है। फिर भी अपना मुहासबा करने के बजाय वज़ीर आज़म, मरकज़ी वज़रा और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट फिर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। बात एक चल रही है, उसको दूसरी जगह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता या फिर उनके हुकूमत के कोई कारनामे नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग असल मौजू से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए गैर ज़रूरी इश्यूज़ को मंजर पे लाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि राहुल गांधी की जो आज तारीख़ी तकरीर रही है, कुरान मजीद की आयत का उन्होंने हवाला दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक का उन्होंने हवाला दिया, और आप देखेंगे कि सिखिज़म का उन्होंने नाम लिया, हिंदुज़म का नाम लिया, और तमाम मज़ाहिब की उन्होंने एक तरह से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर दी। और उसके बाद आपको बता दूँ कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, वज़ीर आज़म से मुखातिब होते हुए और बीजेपी कायदीन से मुखातिब होते हुए, कि आप लोग हरगिज़ सच्चे हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि आप लोग, यानी बीजेपी हो या RSS हो, हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 दिन नफरत की सौदागरी करते हैं, नफरत फैलाते हैं, तशद्दुद की तालीम देते हैं। ये बात कही है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा कि तुमने पूरे हिंदुओं की तौहीन कर दी है। अरे मेरे भाई, और उन्हें ये भी कहा, RSS हो या बीजेपी हो, तमाम हिंदू नहीं है और हिंदुस्तान नहीं है। जी। देखिए, बात तो वही हुई ना। अब जैसा ही आपने कहा कि राहुल गांधी ने कुरान पाक के हदीस का हवाला दिया है, हदीस का भी हवाला दिया, और हिंदुज़म के
पर भी बात की जी है, हाँ। सिखिज्म के पर भी बात की है, ईसाईयत पर भी बात की है, ये सब को हटा दिया जाएगा। हाँ। जो फिरका परस्त के लोग हैं, जी। फिरका परस्ती फैलाना चाहते हैं, हम्म। जिनका भूख प्यास नींद सब कुछ फिरका परस्ती है, वो कल ये उठा देंगे कि राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों की बात की है, किसी तबके की बात नहीं की, इस तरह की बात करेंगे। हमारे पास भी चंद गोदी मीडिया है, उन्हें भी हकीकत मालूम है कि आप पार्लियामेंट का राहुल गांधी की जो भी 1 घंटा या आधे घंटे की जो भी मुआय से तकरीर है, वो निकाल के उसका जायज़ा ले सकते हैं, फिर आवाम के सामने हर चीज़ खोल खोल कर पेश कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पेश नहीं करेगा, बल्कि यही कहा गया कि हिंदुओं के जज्बात की तौहीन की गई, मुसलमानों के जज्बात की को पेश किया गया। आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल सही बात है ये। अब मैंने पूरा सर्च किया है, उसमें देखा है कोई मीडिया, गोदी मीडिया तो उधर तरफ गया ही नहीं है कि उसमें राहुल गांधी ने कुरान मजीद का हवाला दिया, आयत का हवाला दिया, तर्जुमा पेश किया, तर्जुमा भी पेश किया उन्होंने, तर्जुमा पेश किया, या फिर हदीस का नाम लिया, या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने नाम लिया। ये कहीं मीडिया में आपको गोदी दिखाई नहीं देगा। और मैं समझता हूँ कि 1-2 मीडिया चैनल से जिन्होंने उनकी तकरीर कोट की है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत से बेरोजगार हो गए हैं। जी जी। उन्हें हर चीज़ पे तनकीद करना होता है, उनका उनका काम ही यही चलता है, उनकी दुकान इस पर चलती है, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम कर दो। अब कल की बात है, बहुत बड़े फख्र के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है। यहाँ बहुत हैदराबाद की हमारे जो प्लेयर है मोहम्मद सिराज, उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया, पर भी उनको जलन होने लगी है। अरे अफसोस की बात है, ये क्या मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा क्यों सोचते हो? जहनी बीमार है ये लोग। जी जी जी। इनका सबसे पहले समाजी बैकआउट करने की जरूरत है, नहीं, और नहीं, एक नहीं, कानून होना चाहिए। नहीं, नहीं, जिस तरह मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कानून है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जब तक कानून नहीं बनता, इस तरह की बकवास होती रहेगी और हिंदुत्व परवान चढ़ता रहेगा। लोग ये समझते हैं कि इससे हिंदुओं को फायदा हो रहा। मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान शर्मशार हो रहा है। और लेकिन मैं समझता हूँ नहीं वजह साहब, आप कह रहे हैं कि इन्हें सज़ा दी चाहिए, वैसा नहीं है, इनका इलाज किया जाना चाहिए। अब देखिए इस तरह की जो बकवास हो रही है, आपने देखा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान किस तरह के नारे लगाए गए थे, किस तरह की शर्मनाक हरकतें की गई थी, किस तरह के शर्मनाक लबो लहजा इस्तेमाल किया गया था। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने राजस्थान में क्या कहा? मुसलमानों के खिलाफ बात की, मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले करार दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि दरअंदाज कहा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक वज़ीर आज़म इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है, तो फिर गोशा महल का एक एमएलए क्यों नहीं कर सकता? देखिए, ये तो सब वो एक ही जहर की टहनियां हैं। जी जी। ये आरएसएस की परवरिश है, आरएसएस की तरबियत है, जिसपे ये बात कहते हैं। हलफ तो लेते हैं हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, वो हर एक के साथ इंसाफ करेंगे। आप बताइए, माइनॉरिटी का बजट गुज़िश्ता 10 साल में बढ़ा क्या? जी जी। घटा, मगर बढ़ा नहीं। जी। लेकिन कभी इसकी बात नहीं अजी, जानवरों का बजट बढ़ा है, जानवरों का मवेशियान का बजट बढ़ा है, मुसलमानों का बजट, अकलियतों का बजट नहीं बढ़ा है। अब सोचने वाली बात है, सिर्फ ये नारे हैं। बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि जब तक मुल्क में हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, उनकी दाल करते रहेंगे। जी जी। क्योंकि चंद लोग ऐसे हैं, भक्त अनभक्त, जिनकी वजह से बीजेपी को मैं समझता हूँ ऑक्सीजन मिल रही है। पता नहीं, बात वक्त ऐसा महसूस होता है कि गुजरात की सरजमीन से महात्मा गांधी निकले थे, गुजरात की सरजमीन से सरदार वल्लभ भाई पटेल निकले थे, और जिन्होंने आप देखेंगे कि किस तरह अदम तशद्दुद का पैगाम दिया, और सारी दुनिया में गांधी जी के पैगाम अदम तशद्दुद के लोग तारीफ करते हैं, सताइश करते हैं। और हमारे मोदी जी के इल्म का अंदाजा लगाइए कि उनके डिग्रियों के बारे में अरविंद केजरीवाल ने शुकूक व शुबात जाहिर किए थे। मोदी जी ने कहा कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था दुनिया में, जब उन पर फिल्म बनी तब कहीं जाकर लोग गांधी जी को पहचानने लगे। कितनी शर्म की बात है कि मोदी जी की नॉलेज इतनी महदूद है। देखिए, जहां अच्छे लोग होते हैं वहीं बुरे लोग भी होते हैं। जी जी। जहां फूल होते हैं जहां पर आपने अच्छे लोगों की बात की, वहां बुरे लोग भी होते हैं। जी जी। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को जी जी बार बार इस तरह के बयान देना, अब कल देखते हैं मोदी कितने गिरते हैं। जी हाँ, कल भी पता नहीं क्या होने वाला है। कल मोदी जवाब देंगे। तमाम अपोजिशन लीडरों के जो सदर जुमरिया का जो खुतबा था, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब था, उस पर तशक्कुर मुबाहिस की बात हो रही है। अब कल वज़ीर आज़म इस पर जवाब देंगे, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें अवाम से, अवाम की मफादात, मुल्क के मफादात कितने अजीज़ है, या फिर राहुल गांधी को तनकीद बनाना कितना अजीज। और वैसे बात आप देखेंगे, हालात बदल गए हैं।
पहले की तरह नहीं है कि आपको पूरी अक्सरियत हासिल है। आवाम ने आपको सिखा दिया है, खासतौर पर अयोध्या में आपको जो सबक सिखाया गया है, और खुद वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जो सबक सिखाया गया है, और मेरे अल्फाज में अगर कहें तो सच बताऊं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से शर्मनाक कामयाबी हासिल की। जी बिल्कुल, आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि खुद बीजेपी लीडरों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म वहां हार रहे थे, हमें लोगों का इंतजाम करना पड़ा। बीजेपी लीडर का वीडियो है, ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल सच का। हमने देखा कि पहले राउंड की गिनती जब हुई थी वोटों की, तो जी, मोदी जी। पीछे थे। जी, जी। आप बताइए, किसी मुल्क का वजीर आजम, सबको ये कहा जाता है कि ताकतवर है, यूक्रेन और रूस की जंग को रुकवाया है, लेकिन खुद अपने हल्के में पहले राउंड में नाकाम है आप। जी, जी, जी। तो इससे क्या हो सकता है, बताइए आप। और एक बात नहीं मजा साहब, आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने एक अच्छी बात कही है कि दस्तूर ने मुझे ये सिखाया है कि मैं बहसीत कायद अपोजिशन आवाम की आवाज़ उठाऊँ, आवाम के लिए आवाज़ उठाऊँ। वो किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो अक़लियतों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और वो आप देखेंगे कि मजदूरों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो तलबा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यानी तमाम हिंदुस्तान की अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो बहसीत कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने आज हक अदा कर दिया। नहीं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच कहा, लेकिन मैंने दूसरे अपोजिशन कायदीन की भी स्पीच सुनी है। अच्छा। वो लोग भी, उन्होंने भी पूरी पूरी कोशिश की है हक अदा करने की। जी, ऐसा बहुत नहीं अच्छी बात है। एक मैं समझ रहा हूँ कि पार्लियामेंट में नई तब्दीली आई। इंडिया इत्तेहाद की तादाद बढ़ जाने के बाद जी, जी। एक नई तब्दीली देखने को मिली। जी, जी, जी। ये बात भी है, बहुत अच्छी बात है। पहला नाज़रीन, आपको एक दूसरी खबर की जानिब लिए चलते हैं, और उस खबर का ताल्लुक हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी ने हलफ लिया था अपने 10 साथियों के साथ, रुफ़ा के साथ काबीना हलफ लिया था। काबीना की तश्कील अमल में आई थी, हुकूमत की तश्कील अमल में आई थी। उसके बाद कम से कम 7 या 8 7 कम से कम 6 या 7 यानी लोगों लीडर्स की ज़रूरत है, काबीना में भर्ती की जा सकती है। ऐसे में उन्होंने आज गवर्नर से मुलाकात की। गवर्नर से मुलाकात की और सीपी राधा कृष्णन जो है गवर्नर हमारे, उनसे मुलाकात की उन्होंने, और ये कहा जा रहा है कि काबीना में तोसी से मुतालिक बात हुई है, और गवर्नर कोटे के जो 2 एमएलसीज हैं उनके जो पेंडिंग केसेस थे उस सिलसिले में उन्होंने बात की है। आपको ये भी बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा चंद दिनों में काबीना की तोसी अमल में आएगी, और इस मरतबा एक मुस्लिम नुमाइंदे को ज़रूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीदें की जा रही है कि हुकूमत मुसलमानों के साथ इंसाफ करने से खातिर रही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने यह जहन बना लिया है कि इस मरतबा हर हाल में एक मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में शामिल किया जाएगा, और वो होंगे आमिर अली खान, ये कहा जा रहा है। जी देखिए, राजभवन के जराये से पता चला है कि जी, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के जी दरमियान हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बातचीत जो थी वो खुशगवार रही है, हाँ, काफ़ी खुशगवार रही है, और चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर के साथ लंच भी किया। जी, जी, इस तरह की भी इतलात आ रही है। जी, जी। ये भी बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को कैदियों को भी रिहा किया जाएगा जिनका सलूक अच्छा हुआ है। अच्छा, अच्छा। उन्हें भी उस पर भी बातचीत हुई है। और पेंडिंग जो एमएलसीज है गवर्नर कोटे के 2, जिसमें पहले गवर्नर आमिर सियासत के हमारे न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान को शामिल किया गया था, और तेलंगाना तहरीक के हीरो कोडन राम को शामिल किया गया था। लेकिन किसी वजह से, हाईकोर्ट की वजह से दोबारा कालादम खड़ा दिया गया था। लेकिन वो जो पेंडिंग इशू है उस पर भी चीफ मिनिस्टर ने बातचीत की है। हो सकता है शायद 2-4 दिन में इसका भी मुस्बित रद्दमल नतीजा सामने आ सकता है हमारे। और रही बात काबीना की तरफ से, चीफ मिनिस्टर 5 दिन तक दिल्ली में क़याम किया। कांग्रेस हाईकमान से उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत की। तेलंगाना की काबीना की तौसीफ़ पे भी बातचीत की है। हमें दिल्ली से ये इतलात मिली हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने ये कहा है कि काबीना में समाजी इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप देखेंगे कि SC, ST, BC, रेड्डीज है, तमाम तबक़ात को नुमाइंदगी दी गई है, मुस्लिम तबके को नुमाइंदगी नहीं मिली है। वो अलग बात है कि असम्बली के लिए कोई भी मुसलमान मुंतखब होकर नहीं आए हैं, और कौंसल में भी कोई अब तक रुकन नहीं है मुसलमान का, कांग्रेस की पार्टी की, इसकी वजह से नहीं हुआ है। अब गवर्नर कोटे में शायद आमिर अली खान का तकर्रुर बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं काबीना में कितनी जल्दी तोसी की जाती है। नहीं, बहुत जल्द होने वाली है, इस तरह की दलात आ रही हैं। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी खबर है। मैं समझता हूँ अगर मुस्लिम उम्मीदवार को आप या किसी मुस्लिम शख्सियत को अगर काबीना में शामिल किया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगा, होना भी चाहिए। देखिए, काबीना में मुसलमान नुमाइंदगी, मैं समझता हूँ कि जब से आंध्र प्रदेश का क़याम अमल में आया है तब से आज तक, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, कभी जब भी हुकूमतें बनी हैं मुस्लिम काबीना में मुसलमान को ज़रूर नुमाइंदगी दी गई है। पहली मरतबा है कि इस मरतबा ताख़ीर से मुसलमानों को शामिल किया जा रहा है। और आपने देखा नहीं वजह साहब, चाहे मुत्तहदा आंध्र प्रदेश हो, उसके बाद जैसा अलहदा रियासत तेलंगाना में
आपने देखा कि जब आमिर अली खान साहब का नाम पेश किया गया यानी एमएलसी के लिए, तो मुसलमानों ने बहुत ही बालेहाना अंदाज में उसका खैर मकदम किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सियासत की खिदमत रही हैं, जनाब जाहिद अली खान साहब की खिदमत रही है, इवन उनके जो दादा हैं आबिद अली खान मरहूम, उनकी जो खिदमत रही है, ज़हीर साहब की जो खिदमत रही हैं, वो गैर मामूली रही हैं। मिल्लत के लिए, माशरे के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। बेशक सही कहा आपने। जी जी। मैं समझता हूँ कि सियासत ने कदम कदम पर कौम की खिदमत की है, रहनुमाई की है। जी हाँ जी। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, जी हाँ, जब भी किसी पर वक्त बुरा आया, जी। सियासत वहाँ पर खड़ा हो गया। गुजरात फसादात ले लीजिए, मुंबई फसादात जी ले हाँ। लीजिए, कश्मीर का जलजला ले लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी हैदराबाद के फसादात, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी ज़रूरत महसूस जी। हुई, सियासत ने अपनी आगे बढ़कर अपनी खिदमत अंजाम दी। वहाँ पर हर चीज़ से लोगों की मदद की, दवा, अद्वियात, फंड्स, जो जो ज़रूरत है खाने पीने के और रहने के लिए मकानात, हर चीज़ में सियासत ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ख़ानदान है जी, जो बेलोस खिदमत अंजाम दी है जी जी। आवाम की। तो और आवाम भी यही चाहते हैं कि नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। और सिला व 27 की तमन्ना ये लोग को नहीं रही, कभी नहीं रही। देखिए, अब 12% जी। रिजर्वेशन की जब केसीआर ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था, तो आमिर अली खान ने तहरीक शुरू की थी, पूरे गांव में चप्पे चप्पे में तहरीक चलाई बहुत थी। बड़ी बात है। जबकि उन्हें मालूम है ना आमिर अली खान को 12% तहफ़्फ़ुज़ात से फ़ायदा होगा, ना आमिर अली खान के फर्जंद को फ़ायदा होगा, क्योंकि खान को जी हाँ। तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिलते। बावजूद इसके इन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, कौम के बारे में तहरीक चलाई है। ये बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जो इनके इरादे पाकीज़ा होते हैं और मजबूत होते हैं, यकीनन अल्लाह ताला और जिनकी नीयतें मिल्लत की तरक्की के लिए होती हैं, और जिनके सीनों में जो दिल होता है वो मिल्लत के लिए तड़पता हो, तो यकीनन वो कामयाब होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। आपको आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 1-1.5 माह से ऐसा लगता है कि हमारे शहर हैदराबाद फरकंद बुनियाद को किसी बद नज़र की नज़र लग गई है, और नज़र इसलिए लग गई है, आप देखेंगे कि 1.5 माह के दौरान कम से कम 25 कत्ल तो हुए हैं नहीं वजह साहब। और ये कत्ल और गारतगिरी का जो बाजार गर्म हुआ है, ये हैदराबाद के इमेज को, जो मोहब्बत का, मुरब्बत का, इंसानियत का, हमदर्दी का एक इमेज था, उसे यानी बदनाम करने का बायस बन रहा है। और आपको यही बता दूं कि हर आए दिन कत्ल के वारदात पेश आ रही है, नौजवान जिंदगियों का इतलाफ हो रहा है। और आपको अभी बता दूं, अभी ये खबर आई है कि आज दिन दहाड़े अत्तापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में, यानी पिल्लर नंबर 240 के पास, एक सलमान नामी नौजवान ने चाकू से हमला कर दिया किसी और शख्स पर, और वो शदीद जख्मी हो गया और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आप देखेंगे कि जो कत्ल की वारदातें पेश आ रही है, आप अत्तापुर रोड पर पेश आती हैं, या फिर आसिफ नगर के एरिया में पेश आ रही है, या पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पेश आ रही है, तो ये जो दिल दहलाने वाले वाक़यात हैं, उसने आवाम, खासकर जो उलमा मशाइखीन है, उन्हें फिक्रमंद कर दिया है। इसी सिलसिले में जामे मस्जिद दारुशफ़ा, आप देखेंगे कि जामे मस्जिद दारुशफ़ा हमेशा मुस्लिम यानी हम मुसलमानों पर जो मुसीबत आती है या कुछ खराबियाँ पैदा होती है माशरे में, तो वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ उलमा व मशाइखीन जमा होते हैं, अपनी फ़िक्रमंदी का न सिर्फ इजहार करते हैं बल्कि उसका लाए अमल भी तय करते हैं कि किस तरह उसका मुकाबला किया जाए। जाफ़र पाशा जो हैं, उनकी सदारत में ये इजलास मुनक़िद हुआ उलमा मशाइखीन का, और वहाँ पर ये कहा गया कि बस्ती कमेटियाँ कायम की जाएँ मसाजिद जो हैं वहाँ की बुनियाद पर, और ये पैगाम आम कर दिया जाए कि जो कत्ल करेगा, जो लड़ाई झगड़ा करेगा, उसका समाजी बाइकाट किया जाएगा, और जो मकतूल होगा या ज़ख्मी होगा उसकी कानूनी मदद की जाएगी, उसकी हर तरह से मदद की जाएगी। अगर इस तरह का कोई लाए अमल तय किया जाता है तो ये कत्ल गारतगिरी के जो वाक़यात हैं वो रुक जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, पहली बात ये है कि ये कहना मुबालगा नहीं होगा कि जून का महीना खूनी महीना कहा जाता है। वो इस एक महीने के दौरान 30 से ज़्यादा कत्ल या इक़दाम कत्ल के वाक़यात पेश हैं। जी। मैं समझता हूँ कि सारे शहरियों को इस पर तशवीश ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। वाक़ई जाफ़र पाशा काबिल सताइश है, काबिल मुबारकबाद है। इन्होंने कदम उठाया है, पहल की है, उलमा मशाइखीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया है, और फ़िक्रमंदी का इजहार किया है, और कुछ इन वाक़यात को किस तरह से रोका जाए इसकी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि यह काबिल सताइश इक़दाम है, हर किसी को इसकी तायद करना चाहिए, और अपने लेवल पे तायद करनी है, इसके पर अमल करने की कोशिश भी करनी चाहिए। देखिए, कोई भी मज़हब कत्ल तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल। और मैं तो समझता हूँ इस्लाम तो हरगिज़ नहीं देता। इस्लाम में तो वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो मैं समझता हूँ कि जब उलमा मशाइखीन की जानिब से पहल शुरू हुई है,
तो हर एक को इसकी मदद करनी चाहिए, उनकी तायीद करनी चाहिए। बस्ती कमेटियाँ की आपने बात की थी, अगर ये भी अगर लाएअमल तैयार होता है तो मैं समझता हूँ कि एक समाज में जो बुराई फैली हुई है उसका खात्मा करने में कुछ हद तक कामयाबी जरूर हासिल है। और उन्होंने ये भी कहा कि कातिल की का समाजी बायकॉट करना चाहिए, ये भी कहा गया देखिए, है। और एक बात बिल्कुल जी, सच कहा उन्होंने, अगर ऐसा होता है और पुलिस चौकन्ना होती है और हुकूमत सख्त नज़र रखती है तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा बहरहाल नाज़रीन। उस इजलास में मौलाना मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, मुफ्ती ग़ियास रहमानी साहब, डॉक्टर हाफिज़ अहसन बिन मोहम्मद अल हुमवी और दूसरे ज़ियाउद्दीन नैयर साहब और दूसरे कई कायदीन भी मौजूद थे और उन्होंने इंतहाई फ़िक्र का इज़हार किया। और ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं, अगर इन तजावीज़ पर अमलावरी की जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन इसमें सियासी क़यादत को भी शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, हर सियासी होना हाँ। चाहिए, रज़ाकाराना होना चाहिए, जी, ख़वातीन जी। की होना चाहिए। जी, जी। हर तरह, जब तक हम अपने घरों में अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से नहीं करते, इस तरह के वाक़यात पेश आते रहें। हमें किसी माँ बाप को या किसी बड़े बहन को इल्ज़ाम आयद करना नहीं है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हम सब अपना मुहासबा करें, अपने अपने घरों में अपने बच्चों की सही तरबियत करें। और एक साहब ने दफ्तर सियासत को भी फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदार है, लेकिन हमें अपने घरों का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे भी सुधारना चाहिए, बिल्कुल, इस तरह की बिल्कुल बात सही की है। कहा, बिल्कुल सही कहा जी, जी। आपने। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़बर व ख़याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद को और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।